नमस्कार किसान भाइयों। आशा है आप सभी कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आजकल आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इस बात को लेकर के हैं कि आपके आलू में कंदों का विकास रुक गया है, आलू फूल नहीं पा रहे हैं। ज़्यादातर आलू जो है गुल्ला और किर्री साइज के हैं। तो आज के वीडियो में किसान भाइयों मुख्य रूप से क्यों नहीं आलू फूल पा रहे हैं इसका मैं जिक्र करने वाला हूं, और उसको फुलाने के लिए आपको क्या करना चाहिए था, कहाँ गलती हुई है ये आप खुद देखेंगे। और अब हम क्या कर सकते हैं और कौन से पीजीआर का कितनी मात्रा में किस समय पर प्रयोग करना चाहिए इसकी भी जानकारी मैं आज की वीडियो में देने वाला हूं। साथ ही कौन से तत्व या कौन से माइक्रोन्यूट्रेंट या कौन से मैक्रोन्यूट्रेंट्स आलू की अच्छी पैदावार के लिए या अच्छी गुणवत्ता के लिए कहेंगे वो जिम्मेदार हैं, इन सब की आज मैं चर्चा करने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, वर्ष भर कहीं ना कहीं हम आलू किसानों के लिए, उनकी सुविधा के लिए भावों से लेकर फसल अच्छी पैदावार, रोगों से बचाव, बहुत सारी जानकारियां देते रहते हैं। जो नए किसान भाई हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आप लाइक करते हैं, आप शेयर करते हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो किसान भाइयों, मैं बिना देर किए शुरू करता हूं। आखिर हम गलतियां कहां करते हैं और आखिर क्यों नहीं हमारा आलू फूल पाता है। तो किसान भाइयों, हम बेसल डोज में भली प्रकार से बहुत सारे पोषक तत्वों का प्रयोग करते हैं, जिसमें से कई गलतियों, कई ऐसी जानकारी के अभाव में पूरे पोषक तत्वों का 100% आलू की फसल में उपयोग ही नहीं हो पाता। मैं तो ये कहूंगा आपको कि कुछ पोषक तत्वों का तो 30% से ज़्यादा हम प्रयोग नहीं कर पाते, ले ही नहीं पाते। वो ज़्यादातर मात्रा में मिट्टी के अंदर या तो ठोस हो जाता है या अन्य किसी न किसी कारण से वो जो है वो वहीं से अवशेष पड़े रह जाते हैं, फसल में कहीं काम नहीं आता। तो फिर जब फसल हमारी बड़ी होने लगती है उस समय उस तत्व की कमी किसी न किसी रूप में पत्तियों में दिखाई देती है। कहीं पत्ती मुड़ती हुई दिखाई देंगी, कहीं किनारे से जली हुई दिखाई देंगी, कहीं धारियों में सफ़ेद रंग आ जाएगा, कहीं पीलापन आ जाएगा। बहुत सारे जो है कारण हैं। तो इन सब की हम समय समय पर चर्चा करते रहे, बहुत सारे वीडियो के माध्यम से उन पोषक तत्वों की कमी के बारे में बता चुके हैं। फर्रुखाबाद, कानपुर, कन्नौज से लेकर के और इटावा, इधर साइड में बहुत सारे किसान भाइयों की फसल में परपरा रोग की शिकायत आती है। परपरा से मीनिंग उनका माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, पर्पल कलर की पत्तियां हो जाती हैं, धीरे धीरे किनारे सूखते हैं और अंत में पौधा भी मरने लगता है। उसका कारण है किसान भाइयों हमारा पोषक तत्वों का दोहन, अंधाधुंध प्रयोग, बिना रेगुलेट मात्रा के हमने पहले भी पूर्व में प्रयोग किया। लगातार एक ही फसल का एक ही भूमि में जो है करना, पैदावार करना, तो वो भी एक महत्वपूर्ण कारण है। अब उन पर न जाकर के मैं सीधे सीधे वर्तमान में चल रही परेशानी के ऊपर आता हूं कि आखिर आपका आलू जो है फूल क्यों नहीं पा रहा है। तो शुरुआत के दिनों में जब हमारा पौधा जर्मिनेट हो जाता है उस समय हमें नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है पौधे के वायवीय विकास में, पौधे के पत्तियां और उसके तने के विकास के लिए। वो नाइट्रोजन, वो विकास जो होता है वो आलू के प्रथम चरण में यानी 30 दिन से लेकर के और 45 दिन तक हो जाता है। वैसे तो 40-45 दिन के आसपास ट्यूबर्स भी बनने लगते हैं, लेकिन उसके साथ साथ पौधे का विकास भी होता है, क्योंकि जब तक पत्तियां नहीं होंगी, तना सुदृढ़ नहीं होगा, उसके संबंध तक जाइलम और फ्लोएम, जिसके द्वारा ऊपर से पत्तियों द्वारा बनाया हुआ भोजन पौधे के ट्यूबर्स के रूप में जमा होता है, वो ठीक से काम नहीं करेंगे, स्वतंत्र रूप से बढ़िया तरह से नहीं होंगे और अच्छे मोटे नहीं होंगे, तब तक आलू के ट्यूबर्स का विकास भली प्रकार से नहीं हो पाएगा, मोटे ट्यूबर। तो वो उसके लिए नाइट्रोजन और अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। साथ साथ फास्फोरस की भी आलू के कंदों के निर्माण के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, जो कि हमने या तो बेसल डोज में दिया होता है या NPK 05234 की फॉर्म में हम 45, 50, 60 दिन के आसपास देते हैं। या किसान भाइयों आजकल नैनो DAP का भी प्रयोग किसान भाई इस समय पर कर लेते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात, ये सब भी आपने किया है तो निश्चित रूप से ट्यूबर्स की संख्या तेजी से यहां पर बनती है। अब किसान भाइयों, लेकिन गलती यहां होती है, कभी कभी हम जो है चाहते हैं कि हमारी फसल हरी भरी हो, एकदम मोटा तना दिखे, पत्तियां चौड़ी दिखे और लास्ट तक वो हरी भरी बनी रहे। क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस आप लोगों के इसी को लेकर के हैं कि पत्तियां मुड़ रही हैं, किनारे जल रहे हैं, पत्तियां पीली पड़ रही हैं, मेरी फसल में जितनी मेरे पड़ोसी की फसल हरी हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। कहीं कहीं किसान भाइयों हरी ना होकर के फसल काली हो जाती है, पर फिर हम खुश होते हैं कि हाँ बहुत जोरदार फसल है हमारी, पत्तियां बढ़ती हैं, पौधा तना खूब लंबा चौड़ा हो जाता है, लेकिन बाद में हमें देखते हैं कि ट्यूबर्स तो छोटे रह गए। उसका कारण है किसान भाइयों हमने
समय समय पर जरूरत से ज्यादा नाइट्रोजन की यूरिया के रूप में नाइट्रोजन दी या अन्य किसी स्प्रे के रूप में नाइट्रोजन दी, बाद में अन्य खादों का प्रयोग किया वहां पर भी हमने नाइट्रोजन दी। बहुत से किसान पोटेशियम कैल्शियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं और फिर उसके साथ भी बाद में यूरिया दे देते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग करते हैं उसके साथ भी यूरिया देते हैं। तो यूरिया का ज्यादा प्रयोग आपने अगर 45 दिन के बाद भी आप करते रहे हैं तो कहीं न कहीं किसान भाइयों पौधे के जो संकेत हैं वो इस ओर रहते हैं कि भाई अभी तो हमें अपने पौधों का पत्तियों का विकास करना है, अभी स्टोर करने वाली अवस्था नहीं है। जब तक किसान भाइयों हम नाइट्रोजन की आपूर्ति बंद नहीं करेंगे, उसको जो हार्मोन्स हैं वो ऐसे संकेत देते रहेंगे कि अभी हमें स्टोर नहीं करना है। और जैसे ही हमने नाइट्रोजन का उसको देना बंद किया तो उसका संकेत जाता है कि अब भाई हमारा जो बढ़वार जो हमने स्वतः अपना विकास करा किया था उसका समय अब समाप्त हो चुका है। अब हमारा समय जो है हमारे जो हम भविष्य के लिए हम अपना भोजन को स्टोर करते हैं ट्यूबर्स के रूप में, उसको बढ़ाने का समय आ चुका है। तो ये संकेत जाता है किसान भाइयों फास्फोरस और पोटेशियम के द्वारा, जो कि 45 से लेकर के 60 दिन तक हमें ज्यादा मात्रा में फास्फोरस और थोड़ी सी मात्रा में पोटेशियम की आवश्यकता होती है। फास्फोरस आपके तने की मोटाई के साथ साथ जो सेकेंडरी ग्रोथ है नीचे वाइड रूट से, उसमें कंदों की संख्या में वृद्धि करता है और उसके आकार को भी बढ़ाता है। और किसान भाइयों पोटेशियम इसका वितरण करता है, पोटेशियम पर कैल्शियम सवार होकर के और आपका जो फास्फोरस है वो सवार होकर के कंदों की तरफ जाता है। उधर अन्य सूक्ष्म तत्व जैसे कि हमने अलग अलग वीडियो में बताया है, जिसमें मैग्नीशियम है, आयरन है और आपका जिंक है, ये अपना अपना काम करते हैं। जो मैग्नीशियम है वो हरित लवक यानी कि जो ग्रीनरी के लिए हरे हरे पौधे बनाने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं उनका निर्माण करता है, तो हरी हरी पत्तियां। जिंक भी ऐसा ही कुछ काम करता है, तो ये हरी पत्ती बनी रहेगी। और हरित लवक और प्रकाश की आवश्यकता और वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और नीचे अन्य खनिज लवणों के द्वारा भोजन का निर्माण होता है, यानी भोजन जो पौधों में वो स्टार्च के रूप में निर्माण होता है और स्टार्च को गमन कराने का काम पोटेशियम करता है और वितरण करता है। इसमें किसान भाई एक और तत्व की आवश्यकता होती है, वो है बोरॉन। मैंने आपको कई वीडियो में इसके बारे में भी बताया है। और कैल्शियम किसान भाई, कैल्शियम सेल डिवीजन को बढ़ाता है। हालांकि ये सब तत्व कुछ न कुछ मात्रा में मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, आवश्यक नहीं कि आपको अलग से देने की आवश्यकता हो तभी कंदों का विकास होगा, क्योंकि भूमि के अंदर पहले से ही सारे के सारे तत्व मौजूद हैं। लेकिन अत्यधिक दोहन के कारण या ऐसे तत्वों का ज्यादा प्रयोग हो जाए जो उस भूमि के अंदर आवश्यक तत्व को किसी और अवस्था में परिवर्तित कर दें रासायनिक क्रिया के द्वारा, जिससे कि भूमि बंजरता की ओर क्यों जाती है, इसी तरह से जाती है। इसलिए किसान भाइयों हमें स्प्रे के रूप में आवश्यक पोषक तत्वों का जो है फोलियर स्प्रे के द्वारा, पत्तियों के द्वारा भोजन देना पड़ता है। तो किसान भाइयों यहां पर नाइट्रोजन देने की भूल आप 45 दिन के बाद बिल्कुल न कीजिएगा, अन्यथा आपके ट्यूबर्स की संख्या बढ़ गई होगी तो भी वो बड़े बड़े नहीं हो पाएंगे। अब हमें किसान भाइयों 45 से 60 दिन तक फास्फोरस के साथ फास्फोरस की ज्यादा और पोटेशियम की कम मात्रा की आवश्यकता होती है। यहां तक ट्यूबर्स का भरपूर निर्माण हो चुका होता है। अब किसान भाइयों उस निर्मित ट्यूबर्स को हमें फुलाना होता है, बड़ा करना होता है। उसके लिए हमें ज्यादा आवश्यकता होती है पोटेशियम तत्व की। और पोटेशियम तत्व क्या करेगा कि ये संकेत पहुंचाएगा सभी पत्तियों को कि अब जो आपको भोजन निर्माण करना है उसको संवहन ऊतकों के द्वारा सीधा का सीधा ट्यूबर्स के रूप में स्टोर करना है। तो हमें इसीलिए यहां पर 60 दिन के आसपास, 60 दिन से लेकर के आगे 60 दिन पर भी कर सकते हैं, दोबारा भी हम 70-75 दिन पर भी कर सकते हैं। NPK 0050 का स्प्रे करना होता है। अब NPK 0050 किसान भाइयों मात्रा का भी हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा कि हमें पानी का भी हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि ये कुछ ऐसे घुलनशील उर्वरक हैं जो कभी कभी अगर ज़्यादा सांद्रता में स्प्रे कर दिए जाते हैं तो पत्तियों को जला भी देते हैं। तो जहाँ पर पत्तियाँ भोजन लेने की स्थिति में होती है वहां पर अगर नुकसान हो गया, जल गया कहीं ना कहीं, तो उनके रंध्र जो है सूख जाते हैं और वहां से संबंधित गार्ड सेल्स जो होती हैं इनको पानी देने का वो सिकुड़ जाती हैं। तो जो भोजन संग्रहण किया जा रहा था, भोजन का निर्माण जो हो रहा था वो बंद हो जाता है। तो न भोजन का निर्माण होगा न भोजन संग्रहित होगा। तो हमें मात्रा का विशेष ध्यान रखना होता है। यहां पर किसान भाई एक और तत्व की आवश्यकता हम बताते हैं कि बोरॉन। बोरॉन क्यों आवश्यक है? बोरॉन वितरण के लिए आवश्यक है और पोटेशियम ट्रांसपोर्टेशन के लिए आवश्यक है, कैल्शियम सेल डिवीजन के लिए आवश्यक है,
कैल्शियम सेल डिवीजन करेगा, बोरोन उसको आपस में जोड़ के रखेगा, पोटेशियम वितरित करेगा, और बोरोन ये भी देखता है कि किसको ज्यादा और किसको कम मिल रहा है। कभी कभी क्या है, कुछ ट्यूबर्स बहुत बड़े हो गए और कुछ छोटे रह गए, तो कुछ छोटे ट्यूबर्स को ज्यादा पोषण संग्रहण मिले और बड़े ट्यूबर्स का संग्रहण यानी उस पर पहुंच रहा है जो भोजन वो रुक जाए, ये काम बोरोन करता है। लेकिन मात्रा की विशेष ध्यान रखने वाली बात यह है किसान भाइयों कि शुरुआत में 45 दिन पर हम 05234 के रूप में कोई भी पोषक तत्व एनपीके दे रहे हैं, उसके साथ बोरॉन 100 से 150 ग्राम ही यूज करना है। और जब हम 60 दिन के बाद दे रहे हैं कोई भी पोषक तत्व, चाहे एनपीके 0050 दे रहे हो या इस हमें आवश्यकता के अनुसार हमें एनपीके 05234 भी हम दोबारा भी दे सकते हैं, तब हमें बोरॉन की मात्रा 200 ग्राम तक ले लेनी है। और अंत में 75 दिन के बाद 200 से लेकर के 250 और 250 ग्राम तक भी हम ले सकते हैं, लेकिन पानी की भरपूर मात्रा आपको लेनी चाहिए, तो निश्चित रूप से ट्यूबर्स का विकास रुक जाएगा। हाँ, कभी कभी किसान भाइयों हमें जैसे कुछ वैरायटी ऐसी है जिसमें हमें जो कैल्शियम की कमी या कुछ भूमि ऐसी होती है जिसमें कैल्शियम की कमी की महसूस होती है, और उस समय हो सकता है कि पौधे का विकास भी पूरी तरह से नहीं हो पा रहा हो, तो हमें ऐसी स्थिति में 45 से लेकर के 60 दिन के बीच में कैल्शियम नाइट्रेट का भी स्प्रे करना होता है। तो कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे करते समय हमें बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। इसका स्प्रे किसी भी पोटेशियम या कोई सल्फेट है या कोई फास्फेट है उसके साथ न हो जाए। अगर इनके साथ हो गया तो कैल्शियम न बचेगा, न कैल्शियम न फास्फोरस बचेगा, इसलिए उस बिल्कुल अकेले ही कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे किया जाता है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की भी नाइट्रेट की फॉर्म में इसको मिल जाती है पौधों को, तो पौधा हरा भरा होने के साथ साथ ट्यूबर्स की निर्माण की प्रक्रिया को कैल्शियम की वजह से बढ़ा देता है। अब जब हमने कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे किया है तो पौधे की जब तेज बढ़वार हो जाती है तो हमें 60-65 दिन के आसपास किसान भाइयों उस बढ़वार को रोकने के लिए पीजीआर की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो किसान भाइयों हमें किस अवस्था पर कौन सा पीजीआर कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, प्रयोग करते समय किन किन सावधानियों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ये सब बातों को भी आज हम जानेंगे। तो आप किसान भाइयों आपने चूंकि बीच में नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन और दे दी है तो पीजीआर की आवश्यकता पड़ सकती है। तो पीजीआर की आवश्यकता मिट्टी की संरचना, मिट्टी के गुण, पौधे की लंबाई, पौधे का विकास, और एक बात और, पौधे पर रोग भी नहीं आना चाहिए। अगर पौधा निरोगी है, स्वस्थ है, खूब तेजी से बढ़वार कर रहा है, तब आप यहां पर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स का प्रयोग करेंगे। अब किसान भाइयों प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स में आपका जिब्रेलिक एसिड भी आता है, मेरा एक अलग से भी वीडियो है, जिब्रेलिन या जिब्रेलिक एसिड भी आता है। वो हम पौधे की प्रारंभिक अवस्था 45 दिन से पूर्व उसका हम प्रयोग करते हैं। कुछ यहाँ पर लोग जानकार लोग सलाह भी देते हैं 0.001% जिब्रेलिन का प्रयोग करेंगे जिससे पौधे पर चमक आएगी। तो किसान भाइयों मैं इस बात के पक्ष में नहीं हूँ। मेरी बात जो भी किसान भाई मानते हैं वो मैं उनको कभी नहीं कहूंगा कि 60 दिन के बाद आप जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करें। जो जानकार हैं, जो कह रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि वो क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो जिब्रेलिक हमेशा पौधे की नोड और इंटरनोड की डिस्टेंस को बढ़ाता है, सेल को लंबा करने का काम करता है। तो फिर से वायवी भाग में वृद्धि करेगा, उसके ट्यूबर्स की संख्या तो बढ़ेगी लेकिन वो उनका विकास नहीं होगा, वो फूल नहीं पाएंगे। तो उसका प्रयोग यहाँ पे बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर आप कर सकते हो 60 दिन के आसपास जो आप चमत्कार के रूप में जो बाजार में पाया जाता है जिसको बोलते हैं मैपिक्वेट क्लोराइड 5%, दूसरी ब्रांड का भी आप ले सकते हैं। ये पौधे के विकास को आंशिक रूप से रोकेगा। अगर उसको आवश्यकता है बढ़ने की तो बढ़वार भी जारी रखेगा, लेकिन अगर उसको आवश्यकता है कि ट्यूबर्स का प्रयास करना चाहिए, ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए, तो वो रोक भी देगा। तो आंशिक रूप से ये रोकता है। और इसकी मात्रा की जो अगर हम बात करें तो किसान भाइयों इसकी मात्रा 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से प्रयोग करनी चाहिए। यानी कि 150 लीटर अगर पानी लेते हैं तो 300 मिलीलीटर आपको प्रयोग करनी है, 300 से 400 मिलीलीटर की मात्रा इसकी प्रयोग कर सकते हैं। यह वानस्पतिक वृद्धि को नियंत्रित करता है, एकदम से नहीं स्टॉप करेगा। तो इसको हम 60 दिन के आसपास 60 से 65 दिन तक हम प्रयोग कर सकते हैं। 55 दिन से 60-65 दिन पर भी हमें प्रयोग करना हो तो हम इसी का प्रयोग करेंगे। पोषक तत्वों का बेहतर वितरण करने का भी काम ये करता है किसान भाइयों। तो इसलिए हम मैपिक्वेट क्लोराइड का शुरुआत के दिनों में प्रयोग करते हैं। इसके बाद जो अगली बात हम बात करें कि बहुत तेजी से आपके वानस्पतिक वृद्धि हो रही है लेकिन ट्यूबर्स का विकास उसकी तुलना में कम हो रहा है, तो हम क्लोरमेट क्लोराइड जो आता है वो 50% एसएल फॉर्म में लियोसिन के अंदर आता है। और भी ब्रांड हो सकते हैं, तो बासफ का लियोसिन है वो उसका प्रयोग कर सकते हैं।
वो आपके तने की ऊंचाई को, वृद्धि को पूरी तरह से स्टॉप कर देगा। यहां पर किसान भाइयों इसकी मात्रा को लेकर के बहुत सारा कंफ्यूजन है। कोई बहुत सारे विशेषज्ञ आपको 60 से 90 ml बताएंगे, कुछ 90 से 100 ml 150 ml तक बताएंगे, कुछ 250-300 ml की भी बात करते हैं। अब मैं आपको इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूं कि आपको कितनी मात्रा लेनी चाहिए। अगर किसान भाइयों आपकी बेल यानी कि पौधे का वायु विभाग पूरी तरह से तेजी से वृद्धि कर रहा है, हरा भरा है, खूब बढ़िया है तेजी से, लेकिन उसके अंदर ट्यूबर्स की संख्या बिल्कुल भी नहीं है, तो आप पूरी तरह से उसको स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों दिन भी देखने होंगे। आपकी फसल अगर 60-65 दिन के आसपास ही है और तो आप इसकी 80 से 100 ml मात्रा स्प्रे करेंगे। 65 से 70 दिन पर 150 ml तक कर सकते हो, और 75 दिन के बाद अगर आप इसका स्प्रे कर रहे हो तो आप 200-250 ml भी कर सकते हैं। लेकिन उस स्थिति में आपको देखना होगा कि अगर पौधे का वायवी भाग ज्यादा बड़ा है तभी ज्यादा मात्रा का प्रयोग करना है। अगर उसकी लिमिटेड वृद्धि है तो उसकी मात्रा को भी लिमिटेड ही रखना है। इसके अलावा किसान भाइयों तीसरा जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो बायर का इग्निटस है, जिसको मैं ज्यादातर सजेस्ट करता हूं। इग्निटस के अंदर दो अलग अलग तरह के टेक्निकल है। एक आपका मैपिक्वेट क्लोराइड जो पहले भी होता था वो है ही, इसमें 8.4% जो ऊंचाई को तो रोकेगा ही किसान भाइयों, और इसके वृद्धि को नियंत्रित करेगा और जो पोषक तत्व है उनके वितरण को प्रभावी बनाएगा। इसके अलावा जो दूसरा इसमें साइक्लोनाइड है, साइक्लोनाइड एक अलग तरह का टेक्निकल है जो 2.1% इसके अंदर होता है। ये विकास को यानी ऑक्सीजन बनने की प्रक्रिया को पूरी तरह से रोक देता है, स्टॉप कर देता है। तो दोनों तरह का है, और इसका भी प्रयोग हम 80 से 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से करते हैं, और सबसे ज्यादा आधुनिक अत्याधुनिक यही है टेक्निकल है, जिसकी वजह से मैं इसको आपको सजेस्ट करता हूं। अगर इसको आपका, लेकिन अब किसान भाइयों देखना होगा कि जो आपने कौन सा लिया, इसमें क्या क्या। पहली बात तो मैं बताऊंगा कोई भी पीजीआर हो, इनको ज्यादातर फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड के साथ स्प्रे करने से बचना चाहिए। एनपीके जो आपके हैं उनके साथ आप स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन पानी की टंकी में पहले घुलनशील एनपीके डालने के बाद पूरी तरह से मिक्स करने के बाद लास्ट में इनको प्रयोग आप इनको डालेंगे, क्योंकि ये जो होते हैं ज्यादातर जो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो इनको सबसे लास्ट में डालना। उसके बाद आप जो है सिलिकॉन्स जो चिपको बोलते हैं उनको आप डाल सकते हैं। इस तरह से इनको स्प्रे कर सकते हैं। चमत्कार जो आता है मैपिक्वेट क्लोराइड, उसको आप फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड के साथ भी कंपनी कहती है कि आप दे सकते हैं। तो शुरुआत में क्योंकि ज्यादा आवश्यकता होती है फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड की, इसलिए शुरुआत के दिनों में चमत्कार का प्रयोग मैंने बताया। अंत में आपको 70-75 दिन के बाद फंगिसाइड इंसेक्टिसाइड की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए आपको बाहर का इग्निटस के लिए मैं जो है करता हूं। अगर इनका आपने भली भांति प्रयोग किया है तो निश्चित रूप से किसान भाइयों आलू फटने से भी बचेगा। आलू का जो कंद के अंदर, एक बात और किसान भाइयों, कभी कभी आपने देखा होगा कुछ कंद पूरी तरह से विकसित होते हैं, ठीक होते हैं, लेकिन काटने पर वो अंदर से काले पड़ जाते हैं। उसका भी कारण क्या है कि स्ट्रेस जब आता है किसी परिस्थिति में, उसके बारे में अलग से वीडियो दिए गए हैं, तो वो स्ट्रेस को वहां की सेल्स जो सहन नहीं कर पाती और वो डैमेज हो जाती है, मृत हो जाती है, तो बाद में जाकर वो काली पड़ जाती हैं। उसके लिए अगर आपने कैल्शियम और बोरोन की पर्याप्त मात्रा और सही तरह माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग किया है तो उससे भी इस परेशानी से भी आपको बचा जा सकता है, और इस तरह की भी कोई दिक्कत आपके आलू में देखने को नहीं मिलेगी। तो किसान भाइयों इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप इस समय अंतिम समय पर कौन सा पीजीआर प्रयोग करना है और कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट कितनी मात्रा में प्रयोग करना है, कौन सा एनपीके प्रयोग करना है, इस बात का ध्यान रखते हुए। और किसान भाइयों वेजिटेशन जो आपकी आल है, अगर पर्याप्त ट्यूबर्स की साइज बन गई है, संख्या पर्याप्त है, अच्छी चमक है, तो आप जो है 90 दिन के आसपास कभी भी उसकी कटिंग कर सकते हैं। जो सीड करते हैं किसान भाई वो 25 जनवरी के बाद, हमारे उत्तर प्रदेश के आगरा के आसपास के किसान भाई 25 जनवरी के आसपास काट सकते हैं, और पंजाब के ने जो काटने का जो समय होता है वो किसान भाइयों वो 15 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी के आसपास, और मेरठ के आसपास का होता है 20 से 25 जनवरी, और आगरा रीजन 25 के बाद का होता है। तो आप इन दिनों को ध्यान में रखते हुए अच्छी तरह से आप आलू की फसल का ध्यान रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान। आपका दिन मंगलमय।